गुड इवनिंग सबको एक बार फिर से। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपिटल बजटिंग। आई होप ये तो सभी को कनेक्टेड है, एक्सेप्ट मे भी थोड़ा अनुज को दिक्कत होगा, बट धीरे धीरे अनुज को समझ आ जाएगा। बेसिकली कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक, कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक, अगर सिंपल बोला जाए तो क्या मतलब है इसका कि बिजनेस लमसम अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस, मतलब कोई फार्म या कंपनी, कोई बिजनेस अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस पे, और उसका एक ही फोकस रहता है, इन्वेस्ट करने से पहले उसको बजट बना लेते हैं कि मेरे पास इतना पूंजी है, मतलब इतना कैपिटल है मेरे पास, और उस कैपिटल को अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, तो कितना दिन में मेरा पैसा वापस आ रहा है, या क्या रिटर्न आ रहा है, या जो रिटर्न आ रहा है क्या सही रिटर्न आ रहा है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग टेक्निक होता है कैपिटल बजटिंग में या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया या फिर अप्रेजल क्राइटेरिया। अप्रेजल और सिलेक्शन क्राइटेरिया, इन सिंपल अगर मतलब समझने का कोशिश करें तो देयर आर वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू से हम लोग बजट को डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना कितना जस्टिफाइबल है। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वायबल है कि नहीं है, एक्सेप्टेड है कि नहीं है। तो ये कुछ तरीका है। अब इसमें से देख, कंपनी देखिए, कोई कंपनी अगर मार्केट में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। इवन कोई छोटा बिजनेस भी है, मतलब स्मॉल या मीडियम साइज, अगर वो 10,000 या 10 लाख भी इन्वेस्ट करता है ना, तो भी उसको भी समझना चाहिए कि भाई, मैं तो मानता हूँ, ये तो मेरा पर्सनल मानना है कि बहुत लोग, मैं सुनता हूँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना चाहता है। तो ये आजकल एक मतलब एक वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है कि कुछ नहीं तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि हाँ तो बनो ना। तो फिर उनका एक ही जवाब होता है कि बन तो जाएंगे पर अभी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, मेरा जो आइडिया है उस पर काफी फंडिंग का जरूरत है। अब तो फिर कोई बोलता है पापा को बोला था बट पापा सुनना नहीं चाहता, फंड का प्रॉब्लम है। तो मैं उनको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ कि अगर आप सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, तो फंडिंग के लिए वो बंदा कभी सोचेगा नहीं। बिकॉज जिसके मन में एंटरप्रेन्योर का भूत होता है ना, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाता रहता है और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी ऐसा भी बोलता हूँ, मैं कभी कभी, मेरा पर्सनल मानना है कि सीरियसली अगर आपको इतना करने का मन है तो आप 500 रुपया लो और दिखाओ कि 500 रुपया कितना दिन में आप उसको रिटर्न कमा के लाते हो। शंकर जी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिएगा। नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी जरूरी है कि 500, मतलब अगर आपका बजट हो सकता है कि 5 लाख स्टार्ट करने के लिए, तो 5 लाख नहीं है तो क्या आपका एंटरप्रेन्योर का जो दिमाग चल रहा था वो बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं होगा। वाओ मोमो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरह के। वाओ मोमो इन लोगों ने एक छोटा सा आउटलेट लेकर के स्टार्ट किया था इन्होंने। जी। इनफैक्ट किसी शॉपिंग मॉल के बाहर इन्होंने अपना एक छोटा सा आउटलेट बनाया था, जो कैनोपी टाइप का, कैनोपी आउटलेट जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वहां से ये साउथ सिटी मॉल या पता नहीं कहाँ जी से जी 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 उन्होंने जी शुरू हाँ। किया। उसके बाद टुडे इनका चेन वो काफी काफी सिटीज में है, वर्ल्ड टायर वन वाइड, सिटीज, इवन वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। वाइड, वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल भी ये लोग अपना फुटप्रिंट रख चुका है। दो फ्रेंड थे, दो दो फ्रेंड थे, फ्रेंड, उनका नाम, हाँ। हाँ हाँ, ये कोलकाता का ही है। कोलकाता का ही है। कोलकाता का ही है। एग्जैक्टली exactly। तो यही बात मैं लोगों को समझा नहीं पाता, सबका एक ही मन में पड़ा हुआ है, नहीं पैसा का मेरे पास होता तो मैं भी दिखा देता। क्या पैसा होने से तो बहुत लोग बोलते दिखा देगा, बट बिना पैसा का भी कुछ बन सकता है, ये तो कोई करके दिखाए। तो जो भी हो, मतलब बिना पैसा का मतलब क्या, मिनिमम मनी से भी हो सकता है। स्टार्ट तो करें, आइडिया को फंडिंग मिल जाता है, बट उसके लिए जज्बात और काम करने का जो मेन मकसद है वो सभी कोई देखता है। इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने से पहले ना सोचता है, ठीक जिस तरह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है, बैंक वाला ऐसा नहीं सोचता। बैंक वाले, बैंक का आज इतना हालत खराब क्यों हुआ है, बैंक स्पेशली गवर्नमेंट बैंक का, वो तो ये लोग तो गलत गलत लोगों को लोन दिया है। ये जो बैंक का जो इतना एनपीएस बढ़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब बैंक ने लोन दे दिया लेकिन लोग लोन वापस करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब एक्चुअली गलत माइंड सेटअप के लोगों को लोन दिया है। मतलब उसका जमीन रखा है कभी, लेकिन जमीन भी वो मॉर्गेज रखता भी है ना, तो बैंक उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज भी नहीं कर पाता, काफी दिनों तक उसको होल्डिंग में रखना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ी ना बिजनेस चलता है। जो भी हो,
आई होप ये बड़ा बात समझ में आ रहा है। तो ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर बिजनेसमैन के लिए या किसी भी कंपनी का डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत वाइटल है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं, जैसे कि रोशनी याद है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रेजेंट वैल्यू याद है, एनपीवी, हाँ प्रिया, एनपीवी और क्या प्रियतमा बोलो, एनपीवी पढ़ा हम लोगों ने, आईआरआर, वेरी गुड सर, और पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। और फिर लास्ट दिन हम लोगों ने एक स्पेशल क्राइटेरिया पढ़ा था जो बहुत ही पॉपुलर क्राइटेरिया है फॉर आम बिजनेसमैन, मतलब कॉमन बिजनेसमैन ये तरीका बहुत अपनाता है, उसका नाम है, बोलो, लास्ट क्लास का डिस्कशन था, क्या डिस्कशन था, पे बैक पीरियड है दादा। हाँ, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड, इसका कॉन्सेप्ट मैं एक बार समझा देता हूँ, शंकर जी लास्ट क्लास में नहीं थे, अनुज भी नहीं था। पे बैक पीरियड का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोज आपके पास 10 लाख है, आप इन्वेस्ट किया बिजनेस पे। अनुज मेरा आवाज आ रहा है तेरे पास? हाँ सर। हाँ अनुज, तेरे पास 10 लाख है, तू बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तो अपने आइडिया को फंड किया। मान ले कि तेरे को 10 लाख पापा ने दिया या कोई फ्रेंड ने दिया या फिर बैंक से लोन लिया, जो भी हो मिला है, ठीक है। तो 10 लाख लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तू कितना जल्दी ये 10 लाख अमाउंट वापस चाहता है? एक सिंपल बोल, तेरे मन में जो भी चल रहा है। सर 4 to 5 years। 4 to 5 years? हाँ सर। 4-5 साल में तेरे को 10 लाख वापस चाहिए, बहुत लंबा लाइन लगा है। हाँ प्रीति? सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सर थोड़ा वो टाइम लगता है ना। हाँ चलो सर, टाइम लगता है, 4-5 साल में 10 लाख अनुज वापस चाहता है। प्रीति तू बोल, तू, तेरे पास एक अच्छा आइडिया है बिजनेस का, ठीक है? प्रीति मेरा आवाज आ रहा है तेरे पास? है सर। हाँ, तो सपोज तेरे पास 10 लाख है आज के डेट में, ठीक है, चल मैंने दिया तेरे को 10 लाख, वर्चुअल दिया 10 लाख, तो इन्वेस्ट किया, तेरे को कितना जल्दी ये 10 लाख वापस चाहिए? जो भी मन में है बोल, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज को बोला, अनुज बोला 4 से 5 साल। तू बोल, तेरे को क्या लगता है कि 10 लाख तू कितना जल्दी, तू ऑलरेडी बिजनेस में डाल दिया, अब ये 10 लाख कितना जल्दी तू चाहता है कि तेरे पास वापस आ जाए? 1 বছরের মধ্যে স্যার। 1 ईयर। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रियतमा आप बताओ कितना जल्दी चाहते हो 10 लाख? सर 2 ईयर। 2 ईयर। रोशनी? 1 ईयर। 1 ईयर। शंकर जी आप भी बता दीजिए, आपको कितना जल्दी चाहिए? नहीं, इसके पीछे कोई कैलकुलेशन होगा ना नेचुरली, लेकिन मैं नहीं, इसके पीछे कैलकुलेट, हाँ बोलिए। 3 साल, 2 से 3 साल। 2 से 3 साल, मतलब बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कैलकुलेशन है इसका, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, आज उसका थोड़ा एडवांस वर्जन करूंगा, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशंस, मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है। लास्ट क्लास में जो हुआ था नॉर्मल पेबैक पीरियड, और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। बट डिस्काउंटेड इज लिटिल बिट लॉजिकल, बट कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा ना तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, और मैं लास्ट क्लास में भी कुछ प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था। एक सेकेंड रुकिए, मैं प्रोजेक्ट एक बार ओपन करता हूँ, लास्ट क्लास का अगर मुझे मिल जाए, मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जस्ट ए मिनट। मुझे बता सकते थे कोई कि लास्ट वीक वेडनेसडे क्या डेट था? लास्ट वीक वेडनेसडे क्या डेट था? 5 तारीख था। एक सेकेंड में दिखाता हूँ, 5 मई को मिल गया। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और हम लोग लास्ट क्लास में जो किया था मैं उसको थोड़ा सा एक बार सभी को दिखा रहा हूँ, ताकि मैं आज का क्लास को सबको कनेक्ट कर पाऊँ। स्क्रीन शो हुआ है, देखिए तो। हाँ हुआ है। थैंक यू। अगर आप थोड़ा सा सबको ही थोड़ा सा नजर डालें, पेबैक पीरियड, ये जो टॉपिक था कैपिटल बजटिंग का, पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक, जिसमें मैं आज बात करूंगा, ठीक है। देख अनुज, देख कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट पेबैक पीरियड का समझ ली। ओके, पेबैक पीरियड क्या है? पेबैक पीरियड रेफर्स टू, मेरा हैंडराइटिंग खराब है थोड़ा सा बट समझने लायक है। पेबैक पीरियड रेफर्स टू
payback period refers to the number of years in which project will be pay back what was initially invested in it. स्टार्टिंग में मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो मुझे कितना दिन में वापस मिलेगा. कॉन्सेप्ट इज व्हाट? लोअर द बेटर. हेलो, जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है ना. जैसे रोशनी एंड प्रिया ने बताया था, प्रीति ने बताया था, रोशनी एंड प्रीति ने बताया था कि 1 साल में इनको 10 लाख वापस चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली लोअर द बेटर. किसी ने 2 से 3 साल का टाइम पीरियड सोचा, किसी ने 4-5 साल का भी टाइम पीरियड सोचा. अब पॉइंट इज दैट ये जो पेबैक पीरियड है ये बड़ा ही मतलब मार्केट में चलने वाला बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है. ठीक है, मैं समझाता हूँ क्यों साइंटिफिक नहीं है और इसका मार्केट में क्या चलता है. जैसे ये मैंने लास्ट क्लास में भी इसी तरह का एग्जांपल लिया था कि रोशनी ने इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख इन्वेस्ट किया था और रोशनी बोला था कि उसको 3 महीने में ये बिजनेस से वापस चाहिए. देख रोशनी, तेरे को दिख रहा है तेरा एग्जांपल? अरे रोशनी, तेरा एग्जांपल देख, तेरे नाम से एग्जांपल बना था लास्ट क्लास में. ओके. एवरी फर्म विल स्पेसिफाई, हर एक बिजनेस. जैसे कि मानिए कि आप लोग अगर 5-6 जन, जितना जन अभी क्लास में है, शंकर जी का बिजनेस, प्रीति का बिजनेस, रोशनी का बिजनेस, अनुज का बिजनेस, सबका अपना अपना बिजनेस है. एवरी फर्म विल स्पेसिफाई द कट ऑफ, फॉर द पेबैक पीरियड. सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है. और जैसे कि आप लोगों ने बताया, और ये कट ऑफ पीरियड को हम लोग एन स्टार माना था. क्या माना था प्रियतमा? एन स्टार माना था. एन स्टार मतलब किसी ने सोचा 4 साल, किसी ने सोचा 3 साल, किसी ने सोचा 2 साल. एंड प्रोजेक्ट इज वायबल ओनली इफ इट्स पेबैक पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू इट्स कट ऑफ. अब अपने अपने हिसाब से जिसने सोचा कि जैसे प्रीति का प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा अगर प्रीति को 1 साल के अंदर मिल जाता है, शंकर जी का प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा अगर शंकर जी को 2 से 3 साल के अंदर अमाउंट वापस आ जाता है. तो इसलिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था. n लेस देन इक्वल्स टू n स्टार. n लेस देन इक्वल्स टू n स्टार. n स्टार मतलब कट ऑफ पीरियड, ठीक है, और n मतलब जिस टाइम पे आपका पेमेंट वापस आ रहा है. मतलब जो आउटफ्लो आपने किया था प्रोजेक्ट में, जितना अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया था वो आपको कितना जल्दी मिल रहा है. तो n अगर n स्टार से कम है या इक्वल है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है. आपने सोचा था 4 साल, हुआ 3 साल, तो प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए. ऐसे एक एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था. एक प्रोजेक्ट, कुछ 4 प्रोजेक्ट था हम लोगों का. अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो सबको एक बार रिकॉल भी हो रहा है. 300 लाख इन्वेस्टमेंट था, 500 लाख का इन्वेस्टमेंट था. ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है, ये प्रोजेक्ट सी है, ये प्रोजेक्ट डी है. ओके, शंकर जी देख रहे हैं ना? अनुज देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अनुज हाँ सर, दिख रहा है ना? देख यहाँ पर ए है, एक ए का प्रोजेक्ट है. ए ने 300 लाख इन्वेस्ट किया, ये सब रुपीज इन लैक्स. ठीक है, ए ने 300 लाख इन्वेस्ट किया और उनके पास ये पैसा वापस आ रहा है. फर्स्ट ईयर में 200 लाख, सेकेंड ईयर में 100 लाख. ठीक है, अगर मैं जस्ट सिंपल 200 और 100 देखूं तो 300 तो वापस आ गया ना, 2 साल में ही वापस आ गया ना 300. जितना उसने आउटफ्लो किया था या इनिशियल इनफ्लो किया था, इनिशियल जो आउटफ्लो हुआ था वो तो 2 साल में ही वापस आ गया. ये प्रोजेक्ट मतलब ए का प्रोजेक्ट में तो ये चीज हुआ है. अगर आप उसके बाद भी पेमेंट मिल रहा है, जैसे 120 लाख मिल रहा है, 110 लाख मिल रहा है, फिर 50 ईयर में जाके और कुछ नहीं मिला प्रोजेक्ट से. लेकिन अगर आप बी प्रोजेक्ट देखें, इसमें आप देखिए फर्स्ट ईयर में 60 लाख आया, सेकेंड ईयर में 100, इन्वेस्टमेंट कितना था 500 लाख का, फिर इधर 120, फिर 390, फिर 780. इस तरह से प्रोजेक्ट में रिटर्न मिल रहा है. लेकिन पेबैक पीरियड का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लास्ट में ज्यादा मिलता है ना, फर्क नहीं पड़ता. आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो अगर वापस आ जाए तो पेबैक पीरियड को सक्सेसफुल माना जाता है. मतलब जो बिजनेसमैन ये कॉन्सेप्ट के थ्रू से, मतलब जो इन्वेस्टर ये कॉन्सेप्ट में बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने बिजनेस में डाला वो मेरा कितना जल्दी आ रहा है. एक्स्ट्रा जो भी आएगा वो अलग बात, बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी जल्दी मुझे मिल जाए. या फिर जल्दी मतलब जरूरी नहीं कि लोअर द बेटर ऑब्वियसली है, बट कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर ये मुझे मेरे सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड टाइम के अंदर मुझे मिल जाए. तो कट ऑफ जो है ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब सभी से पूछ रहा था, सर्वे कर रहा था, सबका अलग अलग आ रहा था. मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग हो रहा था. ठीक, जिस तरह से इंसान का जो इनकम सिस्टम है, कोई 1 करोड़ से खुश नहीं है और कोई 10 लाख क्या कोई 1 लाख से भी बहुत खुश है. कोई तो 1000 रुपीज में भी खुश हो जाते हैं. ठीक है,
हमारा बंगाल का पॉपुलेशन तो 2 टका किलो चावल और दाल में खुश हो जाते हैं, ज्यादा डिमांड नहीं करते, बस फ्री में चाहिए, बैठे बैठे चाहिए, बस आप फ्री में चावल और दे दो, दाल दे दो, जो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है ना। अब बंगाल का पॉपुलेशन को इसी में खुश है, गुजराती बोलते हैं नहीं हम लोग तो करोड़ों कमाएंगे, अब इसमें क्या बोलना सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। पॉइंट इज दैट, तो यहाँ पर भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट काम किया है। अगर आप सी प्रोजेक्ट देखें, 500 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 400, 160, 120, अब इनका पैसा 2 साल, 1 साल और समथिंग में आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशंस में एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अच्छा, द फर्म यूजेस पेबैक पीरियड एज द अप्रेजल क्राइटेरिया एंड इट्स कट ऑफ इज 3 years. All project is independent and decide upon they are accepted or rejected. ये 3 साल जो है ना क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट के अंदर जो 3 साल है, 3 साल अप्रेजल का एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है। मतलब अगर 3 साल में मेरा पैसा वापस आता है तो प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 3 साल में नहीं आता है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके शंकर जी, ये था एक्चुअली कॉन्सेप्ट। शंकर जी थोड़ा समझ में आ रहा है कि लास्ट क्लास में जो हुआ था? हाँ आ रहा। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा 3 साल का क्या, 3 साल का बेंचमार्क है, 3 साल बेंचमार्क है, ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइन, जिस तरह से आप लोगों ने अलग अलग बोला ना उसी तरह का। मतलब इसका कोई, हाँ बोलिए, मतलब केस टू केस बेसिस में है या 3 साल यूनिफॉर्म बेंचमार्क है? नहीं यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये केस टू केस बेसिस में। मतलब जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में ये लोगों ने सोचा कि 3 साल हमारा कट ऑफ है, मतलब ये जो बिजनेस है इनका है 3 साल। अब ये 3 साल जैसे बिजनेस होगा, अब अंबानी जियो में पैसा डालेगा, वो सोच रहा है कि मैं तो लाख करोड़ का बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो सोच रहा है कि भाई 5-10 साल में वापस आ जाए, है ना। कोई कंपनी थोड़ा और दूसरा टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसके जैसा सोच रहा है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में 3 साल है, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी अपने हिसाब से जो डिसाइड करेगा। अब यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है। तो अगर हम बाय विजुअल इंस्पेक्शन देख रहे थे तो ये प्रोजेक्ट ए जो है ये तो 2 साल में ही अपना रिटर्न दे रहा है, 300 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 2 साल में ही आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बी प्रोजेक्ट देखे, प्रोजेक्ट बी को जब देख रहे थे कि 500 लाख का इन्वेस्टमेंट है बट 60, 100 अभी भी नहीं आया ना, 500 से 60 गया नहीं आया, 100 नहीं आया, 120 अभी भी नहीं आया, 390 जब आ रहा है तब देख रहे कि 500 वापस आ गया शायद। बट एक मुश्किल है कि कितना दिन में आया, इसका एग्जैक्टनेस पता करना जरूरी है। मतलब 3 साल में तो दिख रहा है बट 3 साल और कितना दिन ये पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 साल और कितना महीना, बिकॉज यहाँ पर मंथ भी बहुत वैल्यू करता है, बिकॉज पर मंथ के हिसाब से आपका लोन का इंटरेस्ट, पर मंथ के बेसिस में आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, एवरीथिंग डिपेंड करता है, यस ना। इसलिए कितना साल और कितना महीना आपको उसका भी हिसाब होना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट बी में हिसाब इस तरह से किए थे, रिकॉल कर लो, जो लोग लास्ट क्लास में थे वो लोगों का रिकॉल हो जाएगा और जो लोग नहीं थे उनका फ्रेशली एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तब जाके मैं डिस्काउंटेड समझाऊंगा। जस्ट लुक हियर, 0 ईयर में आपने 500 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, इसको क्यूमुलेटिव पैटर्न में सॉल्व करते हैं। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्यूमुलेटिव पैटर्न में सॉल्व करना। क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं शंकर जी, अनुज देखना एक बार, 500 लाख आज इन्वेस्टमेंट किए, क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक ही डेटा था, हमारे पास डेटा था कि ये दिस इज माय डेटा कि मैंने 500 इन्वेस्ट किया और मेरा इतना इनफ्लो हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 कैटेगरीज में इसको बांटना चाहिए, मतलब 3 कॉलम में इसको बांट दो। एक ईयर कितना साल का प्रोजेक्ट है, तो आपने देखा कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, ओके। आपने क्या देखा, 5 साल का, 1 2 3 4 5, ठीक है। 500 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 60 इधर, 100 जो भी आपका नेट कैश फ्लो, ये आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है। जस्ट फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव पैटर्न, इससे क्या होगा आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 2 मिनट सुन लीजिए, अभी कभी समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेट, इजी टू। 500 लाख इन्वेस्टमेंट है, इससे माइनस कर दीजिए 60 को, ये आ गया ना आपका इनफ्लो हुआ। इसको नेगेटिव में क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज इन नेगेटिव एंड दिस इज योर इनफ्लो, मतलब ये आपका बिजनेस से रिटर्न आया, तो इसलिए ये पॉजिटिव में दिखना चाहिए। अब 500 से 60 चला गया, 500 से 60 चला गया, 60 लाख आपका वापस आ गया, तो कितना आपका अभी मार्केट में पड़ा हुआ है, प्लीज टेल मी। 500 से 60 लाख, हाँ सर बोलो।
440 440 सिंपल है। तो 500 से 60 लाख आ गया तो 440 पड़ा हुआ है। 440 से 100 लाख चला गया, मतलब आ गया मेरे पास, वापस आ गया, तो अभी भी मार्केट में मेरा कितना फंसा हुआ है 340। 340 से 120 वापस आ गया तो अभी भी मार्केट में मेरा कितना फंसा हुआ है 220। ओके, बट नाउ जब मेरा 390 वापस आ रहा है, अब 220 से और 390 मतलब मेरा वापस आ जा रहा है, इधर मेरा 170 ज्यादा आ गया, इधर मेरा 170 लाख ज्यादा आ गया। अब ये जैसे ही ज्यादा आ गया मतलब आपका पेबैक पीरियड तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब वन थिंग इज एकदम क्लियर, एक चीज एकदम क्लियर है कि ये 1 2 3, ये जो 3 है ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज 0 ईयर, नॉट दिस ईयर। 0 ईयर को नहीं लेना है, 1 2 3 ये 3 साल तो आपका लग ही जाएगा, बट कितना महीना लगेगा उसका हिसाब तो यहाँ पर नहीं है ना। तो आपको एक सिंपल तरीका यूज करना है जिसके कारण आपका लास्ट नेगेटिव आया था और जिसके कारण आपका पॉजिटिव हुआ है। 220 डिवाइडेड बाई 390, मतलब 3 साल तो आपका लगेगा ही, लेकिन कितना महीने का गैप है उसको पता करने का सिंपल तरीका है 220 डिवाइडेड बाई 390। आप 220 डिवाइडेड बाई 390 कर दो, जो पॉइंट फ्रैक्शन आएगा दैट इज 0.56, आप करके देख सकते हो। तो दैट इज 3 साल और 0.56 ईयर्स, मतलब 3.56 ईयर्स। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम आपका लग रहा है आपका ये 500 लाख मार्केट से रिटर्न वापस जाने के लिए, मतलब आपको फिर से मिलने के लिए 3 years and something month, because month का कैलकुलेशंस भी यहाँ पर वाइटल है, because we know मंथली बेसिस में इंटरेस्ट का देना पड़ता है, मंथली बेसिस में मेरा खुद का रिटर्न डिपेंड करता है, डिविडेंड देना पड़ता है, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर, इवन वीक भी इंपॉर्टेंट होता है, मंथ तो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो ये प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एज पर अवर क्वेश्चन शंकर जी? 3 साल का प्रोजेक्ट था ना? 3 साल से ओवर, पेबैक पीरियड 3 साल से ओवर दिखा रहा है, तो नहीं लेना ओवर चाहिए। नहीं लेना चाहिए, यही है सिंपल तरीका। चाहे वो बाद में कितना भी ज्यादा दे दे, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट में बाद में ज्यादा रिटर्न आ रहा है, लुक हियर 780 लाख का आ रहा है, फिर भी नहीं लेंगे, तो ये पता नहीं चलता है। लेकिन ये पेबैक पीरियड का खूबियां भी है और ये पेबैक पीरियड का डिसएडवांटेज भी है। मैं इसको बारे में बाद में लिखाया कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो जाएगा बिकॉज ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है, और ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट में एज पर हमारा 3 साल का कट ऑफ था, वो कट ऑफ से ज्यादा आ गया तो नहीं लेंगे, रिजेक्टेड, एज अवर कट ऑफ इज 3 years। इसी तरह से हम लोग बाकी जो बी और सी और डी प्रोजेक्ट, हाँ बोलिए। ये 3.56 कैसे आया? ये 3.56 इसी को तो मैं दिखा रहा था, ये देखिए फिर से दिखाता हूँ, जिसके कारण मेरा लास्ट नेगेटिव आया, मतलब ये 220 इज माय लास्ट नेगेटिव एरिया, और जहां पर मेरा नेगेटिव कंप्लीट हो गया, मतलब 390 मेरा आने के टाइम पे मेरा नेगेटिव कंप्लीट हो गया, मतलब ये 220 जो मेरे को मार्केट में मेरा पड़ा हुआ था, मार्केट में फंसा हुआ था, ये 220 मेरा 390 जब मेरा वापस आ रहा है तो 220 तो 390 के अंदर इंक्लूड है, मेरे को एक्स्ट्रा 170 मिल रहा है। तो जैसे ही मेरा प्लस हो जाएगा वो प्लस में ही मैं रुक जाऊंगा। हाँ, बाद में जो मुझे मिल रहा है वो मैं दिखा सकता हूँ, बट मेरे लिए कैलकुलेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेरा लास्ट नेगेटिव है और जो मेरा जिसके कारण मेरा चेंजेस हुआ है, 220 माइनस डिवाइडेड बाय 390 करना पड़ेगा। तो 3.56 तो नहीं आएगा ना, 220 डिवाइडेड बाय, ये नहीं, ये तीन तो मेरा सब्जेक्ट मतलब मैं विजुअली दिख रहा है। ये जो आपका 3 साल का डेटा है दैट इज 440, 340 और 220, ये जो एरिया है ये तो कवर हो ही रहा है ना आपका 3, ये 3 तो कवर हो रहा है। एक्चुअली हमारा मेन मुश्किल कहाँ हो रहा है कि 3 और 4 के बीच में मेरा पैसे रिटर्न आ रहा है, पर कितने महीने में आ रहा है या एग्जैक्टली क्या टाइमिंग है वो तो पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को ये कैलकुलेशंस देखना पड़ता है कि जिसके कारण मेरा लास्ट नेगेटिव था उसको डिवाइड करना है जिसके कारण पॉजिटिव हुआ है। हाँ, तो 220 डिवाइडेड बाय 390 3.56 तो नहीं आएगा ना? नहीं, उसको डिवाइड करने से 3.56, 3 को तो ऐसे ही लिख देंगे ना। अच्छा, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, ओके ओके। 3 तो ऐसे ही लिख देंगे, मतलब वो तो दिख रहा है कि 3 साल तो लग ही रहा है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कितना टाइम लग रहा है वो पता नहीं चल रहा है ना। अच्छा, वो 0.56 हो गया। हाँ, वो 0.56 हो गया, मतलब इसका वैल्यूएशन 0.56 है, ठीक है ना? हाँ ठीक। अनुज, बाकी लोग तो थे क्लास में, हाँ क्लियर हुआ ना कि क्या कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पर? तो प्रोजेक्ट इस तरह से
मतलब रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड हो सकता है। इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी। सिमिलरली मैं ये दे दूंगा, आप लोग जो लोगों ने क्लास नहीं किया था लास्ट वीक में, ये बाकी जो सी और डी है खुद से थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? या फिर मैं ये नोट्स ही दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया था। ये पेबैक पीरियड में बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज सिखाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सिखाते हैं। ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेबैक पीरियड को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देता जितना एनपीवी को देता है, जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को देता है, जितना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को देता है, उतना इंपॉर्टेंस ही इसको नहीं मिलता पेबैक पीरियड। बट फिर भी पेबैक पीरियड इजी है, थोड़ा लेमैन टाइप का है, ऑब्वियसली लेमैन टाइप का इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं। मैं देखा कोई भी मार्केट में पैसा फंसाता है ना, तो उसके मन में एक ही चीज चलता है, मेरे को जल्दी जल्दी पैसा मार्केट से उठाना है। तो ये जल्दी के चक्कर में वो क्या करेगा वो जाने, मैन टू मैन वैरी करेगा, बट उनको ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना समझ नहीं है। बट पेबैक पीरियड का समझ सबको है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? पेबैक पीरियड का समझ जो फाइनेंस ना भी जानता है वो भी समझता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? प्लीज बोलिएगा, है ना? क्या रे अनुज, पेबैक पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो फाइनेंस इसको एक नाम दे दिया पेबैक पीरियड, बट अगर ये वास्तव में फाइनेंस में ना भी बोलता फिर भी लोग समझता कि नहीं समझता? हाँ सर, अरे सर वो मतलब कोई भी समझ सकता है, वो पान दुकानी बोलिए, पुचका वाला बोलिए, हर किसी को वो चीज पता है। हर वो लोग यही चीज ज्यादा समझता है, मैंने पैसा लगाया था, मेरा इतना दिन में तो मैंने इसको मार्केट से उठा लिया, ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं। डाला था उठा लिया, मतलब दे जस्ट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, डाला था उठा लिया, ठीक है, मिल गया भाई शांति। वो उतना इंटरनली कितना रिटर्न छुपा हुआ है, प्रोजेक्ट में कितना वैल्यूएशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एनपीवी वगैरह में जितना कॉम्प्लेक्सिटीज भी है और बड़ा लॉजिक भी है एनपीवी में, आईआरआर में। पेबैक पीरियड में ऐसा जो लॉजिक नहीं है। और एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, शंकर जी को शायद समझ में आ जाएगा। शंकर जी, यहाँ पर आपने एक चीज देखा, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर जो इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मार्केट में जो महंगाई वगैरह है उसको यहाँ पर एकदम एलिमिनेट कर दिया है ना, उसको कंसिडर नहीं किया, उसको कंसिडर ही नहीं किया, उसको कंसिडर ही नहीं किया, जो एक्चुअली रियल में भी करते हैं। रियल बिजनेसमैन ये सब बात दिमाग में सोचता भी नहीं है ना, कि आज मेरा जो 500 लाख, जो 400, जो 60 लाख मेरे को एक साल बाद मिल रहा है, उसका 60 लाख का आज का वैल्यू कितना है अगर मार्केट में 10% का महंगाई है तो, या फिर मार्केट में मुझे 10% का इन्फ्लेशन मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो 100 लाख जो मुझे 2 साल बाद मिल रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है? मतलब मुझे तो 100 लाख दिख रहा है 2 साल बाद, बट व्हाट इज द रियल वैल्यू टुडे? 120 लाख जो मुझे 3 साल बाद मिल रहा है उसका आज का वैल्यू क्या है? मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कम होता है, तभी तो आज हमारे पॉकेट में अगर 10 टका है, आज 10 रुपीज में मैं जो चीज खरीद पाता हूँ, क्या एक साल बाद मुझे 10 रुपीज में वो चीज मिलता है? इन जनरल बोलिएगा, कोई बोलेगा नहीं मिलता सर, इन जनरल मतलब एवरेज में बोलिए। अब कोई बोलेगा सर पता है नूडल्स का पैकेट का दाम 10 टका था, अभी भी 10 टका है, दाम नहीं बढ़ा इसका। अब इंडिविजुअल लेवल में आपको ऐसा मिल जाएगा, बट अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे ना, ऑन एन एवरेज आपको हर चीज का दाम हर साल बढ़ता है। ऐसे में आप लोगों को इन्फ्लेशन का चार्ट दिखा था, याद है? वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का डेटा, इंडिया में करेंटली 7.5% इन्फ्लेशन चल रहा है सर। हाँ, ये मैं दिखाता रहता हूँ कंट्री वाइज इन्फ्लेशन का एरिया, मतलब ऐसे डेवलप नेशंस जो होता है वर्ल्ड में, डेवलप नेशंस का इन्फ्लेशन 2-2.5% के आसपास रहता है। नेगेटिव इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, वो डिफ्लेशन कहते हैं। नेगेटिव इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन, बहुत खराब बात है, बहुत ज्यादा हो जाए तो। जैसे कुछ अफ्रीकन नेशंस है जहां महंगाई होता ही नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब का हालत भी अच्छा नहीं है, मतलब सऊदी अरब का फ्यूचर इज नॉट गुड बिकॉज सिर्फ तेल पे डिपेंडेंट है ना ये। अब ये इसीलिए सऊदी अरब में मुश्किल है, ठीक है, ये डिफ्लेशन में चला गया, ठीक है। अमेरिकन समूआ, कुछ कंट्रीज है जो नेगेटिव में है। बेस्ट क्या है? ऑब्वियसली जिनका इकोनॉमी स्मूथ रन करता है, 2-2.5% का इन्फ्लेशन है मार्केट में, इट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। थोड़ा बहुत महंगाई होना चाहिए, चीजों का दाम बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ना, क्योंकि इनकम भी उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो ये लिटिल बिट मेंटेन होने में इकोनॉमी में बैलेंस रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया निकल गया क्या? इंडिया कहाँ है? हाँ सर, निकल गया ये वाला।
7.35 करंट एस्टिमेटेड। ये इंडिया का है। इंडिया का नॉर्मली 2014 में मुझे याद है जब यूपीए गवर्नमेंट था 13-14 के टाइम पे, उस टाइम पे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट चल रहा था 8 to 9% के आसपास। ठीक है, बीच में और ज्यादा हो गया था, एक बार 10 के आसपास एक बार छू गया था। इंडिया जैसा कंट्री में 10% इन्फ्लेशन मतलब गला कट जाएगा सीरियसली। इंडिया जैसा कंट्री में डबल डिजिट खत्म कर देगा सर। पॉपुलेशन बहुत है, 135 करोड़ की आबादी के लिए 10% का मतलब इन्फ्लेशन रेट ना मार के खत्म कर देगा। मतलब मतलब हाहाकार मच जाएगा, मतलब वो और एक तरह का पैंडेमिक बच जाएगा। लेकिन फिर भी कंट्रोलेबल है, लेकिन 15-20% हो जाए तो बस खत्म। लेकिन इंडिया फिर 2014 के बाद एक अच्छा लेवल में 6.5 के लेवल में लेके आ गया था सर, 5.5-6 के आसपास आ गया था ये 2018-19 के आसपास में। लेकिन फिर से लॉकडाउन, कोरोना, मुश्किल हो रहा है सर। यूएस का बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ पर आसपास में, आस पड़ोस में श्रीलंका एंड बांग्लादेश का कंडीशंस कंपैरेटिवली बेहतर है। पाकिस्तान अच्छा नहीं है सर, 14-15%। सबसे भयंकर हालत अगर आपको मैं दिखाऊं तो दैट इज वेनेजुएला, 6,500% हर साल चीजों का दाम बढ़ता है। जिम्बाब्वे, ये भी खतरनाक हालत में, चीन के पास बिक चुका है। चीन के पास बिक चुका है सर जिम्बाब्वे। अर्जेंटीना 36, बहुत खराब। साउथ सुडान, ये भी लड़ाई झगड़ा करता रहता है। कॉन्गो डेमोक्रेटिक, सुडान भयंकर 163। आप देख पा रहे हो जो सब एरिया सारा दिन लड़ाई लड़ रहा है। वेनेजुएला का तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, इकोनॉमी फाइनेंस कुछ मेंटेन नहीं कर पाया, भयंकर हालत उसका, वो एक अलग ही स्टोरी है। तुर्की, पाकिस्तान करीब 15% का इन्फ्लेशन है, भयंकर हालत है पाकिस्तान का भी। वो भी चाइना के पास बिक रहा है एक तरह का। भगवान करे इंडिया के पास इतना ताकत हो, ये कोरोना ना मारे हमें, बस और कुछ नहीं। यूएस का सिचुएशंस काफी बेहतर दिखता है। कहाँ चला गया यूएस से? मलेशिया, यूएसए, भूटान। भूटान अच्छा है, मतलब लैंडलॉक नेशंस है बट अपने आप को मेंटेन करता है। यूएसए दिखा किसी को? यूएसए काफी स्टैंडर्ड है, इतना बड़ा इकोनॉमी है फिर भी संभाल के रखता है। यूएसए ये मिल गया 2.49, सो वेरी, तो इतना बड़ा कंट्री को मेंटेन करता है 2.49 इन्फ्लेशन रेट के थ्रू से, काफी अच्छा बात है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ओके, बट टू मच बहुत खतरनाक है। समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो अनुज, समझ में आ रहा है? ओके। तो बेसिकली पेबैक पीरियड का अगर मैं समरी निकालूं, एडवांटेज क्या है इसका? इजी टू कैलकुलेट है, सबसे बड़ा चीज, बड़ा ही इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, बड़ा सिंपली समझ में आ जाता है। इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, यही वाला पॉइंट बड़ा वाइटल है बिजनेस के लिए। इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल as it ignores or reject project which generated substantial cash flow towards the end of the useful life। बात को ध्यान से सुनिएगा। एक चीज शायद शुरू में आपको ऐसा फील हो रहा था कि अच्छा ये तो बच्चा रिटर्न दे रहा है तो फिर प्रोजेक्ट को क्यों नहीं ले। जैसे प्रोजेक्ट बी, अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा शंकर जी, इसका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये प्रोजेक्ट बी रिजेक्ट हो गया था ना, बिकॉज हमारा 3 साल का जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल नहीं किया था। हाँ रोशनी, याद है? हाँ सर। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, 5th ईयर में 780 लाख का इसका इनफ्लो लिया, तो क्या बाद में पछतावा आ जाएगा? किसको तो लेना चाहिए था। अगर आप रिजेक्ट करते हो और फिर 780 लाख का इनफ्लो दिख रहा है तो क्या इसको लेना चाहिए था? मतलब ऐसा क्या फीलिंग आ जाएगा? नहीं सर। शंकर जी आपको क्या लगता है? रोशनी? ना दादा। नहीं लेना चाहिए था? क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? कि मतलब लास्ट में अगर वो कैश जनरेट करे या इनफ्लो जनरेट करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने पेबैक पीरियड तो बेशी हो चुका है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप मुझे एक चीज बताओ ना, आप आज अपने बिजनेस पे, जैसे कि मैं 10 लाख का जो एग्जांपल लिया था, मैंने आप लोगों के साथ जो 10 लाख का जो एग्जांपल लिया था, से फॉर एग्जांपल आज आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपका एस्टिमेशन क्या होना चाहिए कि आप मार्केट से पैसा जल्दी ले लो, ठीक है,
तो आपका एक टारगेट है कि भाई 3 साल का टारगेट है मेरा, 3 साल में फर्स्ट ईयर मेरा 2 लाख आ जाए, सेकेंड ईयर मेरा 3 लाख आ जाए, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा 6 लाख आ जाए या 5 लाख आ जाए, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं हम और ज्यादा देंगे या समथिंग लाइक दैट। मुश्किल ये है कि आपको तो एक ऑब्जेक्टिव से चलना पड़ता है। आप एक बिजनेस में पैसा लगा के कितना दिन तक वेट करोगे? आपका भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप भी तो एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू से चल रहे हो। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव किसी चीज में फुलफिल नहीं हो पाता है ना, तो इस हिसाब से ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है। कि अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तो ये एज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है कि इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इस वे से अगर देखा जाए तो पेबैक पीरियड का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेंटेन नहीं करता। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब समय के साथ जो पैसा का वैल्यू कम होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या फिर महंगाई बढ़ता है ना, मतलब महंगाई बढ़ता है, मतलब महंगाई मतलब ही बढ़ना, ठीक है, मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन उसको इग्नोर करता है। कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड, जैसे किसी को 3 साल में पैसा चाहिए तो किसी को 4 साल में, तो किसी को 2 महीने में, किसी को 2 साल में। ये बड़ा ही प्रॉब्लम है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। It focuses on return of investment rather than return on investment. Please try to understand this point. It focuses on return of investment rather than return on investment. ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? मतलब इसमें क्या है कि मैंने कितना इन्वेस्ट करके मुझे उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होता। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरा कितना जल्दी वापस आ रहा है, ये फोकस एरिया है। ये इसका डिसएडवांटेज है। मतलब आप तो रिटर्न ऑफ में सोच रहे हो कि आपका पैसा मार्केट से जल्दी जल्दी आ जाए। इट्स नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए, जो ये पेबैक पीरियड सोच नहीं पाता। बात समझ में आया? पेबैक पीरियड का पूरा मैं लास्ट क्लास का रिवीजन ही करवा दिया। शंकर जी, प्रीति, समझ में आया सर? हाँ आया समझ। हाँ सर। ओके प्रीति, ओके। अनुज बोल, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ओके सर, बस अभी यही था, मुझे थोड़ा कनेक्ट करना था सबको। अच्छा, आज हम लोगों को क्या करना है? डिस्काउंटेड पेबैक। अब इसका जो प्रॉब्लम है, पेबैक पीरियड का जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व, मतलब उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है, ठीक है। पेबैक पीरियड के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में। यही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब किस तरह से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं? मतलब नॉर्मल पेबैक नहीं रहेंगे, बट थोड़ा चेंजेस। तो लिख लीजिएगा प्लीज, स्टार्ट करें सबको लिखना। द बिगेस्ट ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक क्या है? द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पेबैक पीरियड is that it ignores TVM। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी टेक्निक अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देना, समय के साथ साथ महंगाई को अगर आप इग्नोर कर दो, तो आपका हिसाब गड़बड़ा जाएगा। आप गलत फहमी में रह जाओगे। आपको जो दिखेगा वो वास्तव में वैसा है नहीं। जैसे कि लोगों को लगता है, मैं एक गलत फहमी के बारे में बात करता हूँ। लोगों को लगता है कि बैंक में डिपॉजिट करने से मनी इंक्रीज करता है। क्या ये ट्रू है? इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट ट्रू? ये मेरा सवाल है। क्या बोले? बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से पैसा बढ़ता है। सर वो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन सर वो इन्फ्लेशन रेट से कम ही होता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। मतलब ऐसे तो देखा जाए तो मैंने जितना डाला था उतना, उससे ज्यादा मुझे मिल जाएगा। सेविंग्स में डालो तो भी मिले, एफडी में डालो तो भी मिलता है। यस, मिलता है। मैं आपको अगर एफडी रेट के बारे में बात करूं, ठीक है, जस्ट मैं जा रहा हूं आरबीआई के साइड में, इधर उधर नहीं जाना है, डायरेक्ट मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड में लेके जा रहा हूं। आप लोग भी चाहो तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसका भी हिसाब किताब लगा सकते हो।
डायरेक्टली आरबीआई के साइट में जाइए, साइट में जाके आप बस क्या कीजिएगा, लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स में जाइएगा। सारा का सारा देखने का जरूरत नहीं है, आप बस सेविंग्स डिपॉजिट रेट में देखिए और टर्म डिपॉजिट में देखिए ग्रेटर देन 1 ईयर। सेविंग्स रेट का बैंक का जो भी बैंक दे रहा है, अगर कोई स्पेशल करके कोई प्रमोशंस के लिए 6% करके दिखाता है वो अलग बात, बट एज पर आरबीआई कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है 2.70 से लेके 3% का सेविंग्स में रेट चल रहा है और टर्म डिपॉजिट रेट 4.90 से लेके 5.50 चल रहा है। और इंडिया का करेंट इन्फ्लेशन रेट, हेलो, करेंट इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.3%, 7.35। मतलब आपके पास जो 100 रुपीज था, आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया आपने, आपका पैसा एक साल में, चलो कंपाउंड नहीं करते हैं, 5% ही मान के चलते हैं, आप सोचा 105 हुआ, आपके पास जो 100 था वो 105 हुआ, इट्स ओके, 100 रुपीज 105 हुआ, बट जो प्रोडक्ट आपको लेना था वो तो इन्फ्लेशन के कारण 107.35 हो गया, मतलब स्टिल यू आर 2.35 रुपीज आप पीछे चल रहे हो। अब ये इन्फ्लेशन अगर मार्केट में कंट्रोल हो जाए तो बढ़िया है, अगर ये इन्फ्लेशन 5 के बराबर आ जाए या फिर कम से कम इंडिया जैसे कंट्री के लिए ना इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके इकोनॉमी थोड़ा बैलेंस रहता है। मतलब इसका मतलब है कि इकोनॉमी अच्छा फंक्शन कर रहा है, मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब इकोनॉमी हाथ से बाहर जाता है तब मुश्किल होता है। तो ये 2.35 का जो शॉर्टेज है ना, ये सुनने में 2.35 है, मतलब ये बहुत सीरियसली बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोगों के पास पैसा तो होता है बट उसको इंक्रीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तभी जो लोग थोड़ा बहुत जानकार रखते हैं, जैसे आरबीआई क्या कहता है, जानकार बनो सतर्क रहो, जैसे आरबीआई का ये कहना भी है। और जो लोग जानकारी रखता है उनके पास स्टॉक मार्केट है, जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट का समझ रखते हैं, जरूर नहीं कि सब कोई पढ़ाई करे, बट हाँ पढ़ना चाहिए। बिना जान के इसके ऊपर जाने में खतरा है, ऑब्वियसली खतरा है। खतरा मतलब भयंकर भयंकर खतरा हो सकता है, मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ये कॉन्सेप्ट मुश्किल में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत दिन पहले दिखा, रोज क्लास में डिस्कस करता हूँ। कंपनी है, ये रिसेंट ट्रेंड में ये घोटाला हुआ है, बॉम्बे ऑक्सीजन बोल के। ये कंपनी मार्केट में ऑक्सीजन ही नहीं बेचता, ये करंटली एक एनबीएफसी है, बट इफ यू लुक एट दी 1 मंथ ग्राफ, 6 मंथ में जाता हूँ, जस्ट आप अप्रैल से मई के इसका अगर ग्राफ देखेंगे ना, ये कंपनी 10,000 से था, 10,000 में ये कंपनी करीब 25,000 अप्रॉक्स में चला गया था। सभी ने सोचा कि कंपनी ऑक्सीजन बनाते हैं या फिर ऑक्सीजन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट दिस इज बेसिकली एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। आरबीआई से लाइसेंस लिया है, वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस में। ये ऑक्सीजन के साथ इनका बहुत पुराने जमाने में इसका एक गैस सप्लाई का बिजनेस था बॉम्बे बेस में, लेकिन करंटली इसके साथ है ही नहीं, बट लोगों ने इसको देखा मार्केट में और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी किया, तो इसलिए करंटली इसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और अभी देखिए आप, इसमें सिर्फ प्रोमोटर लोग, इसका अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है, अब इसमें सिर्फ प्रोमोटर ही बाई सेल कर रहा है मार्केट में, कभी कभी तो फ्रीज भी कर देता है। ये देखिए कोई ट्रेड ही नहीं लेने दिया, कोई ट्रेड ही नहीं लेने दिया, कोई अप डाउन कुछ नहीं है, बाई सेल होने ही नहीं दिया। अभी सेबी इसको देख रहा है, स्कैन कर रहा है, ठीक है, जो भी एक्सचेंज में चल रहा है, बीएसई हो या एनएसई, देख रहा है। तो बिना जानकार का वो सोचेगा अरे बाप रे क्या कंपनी है, ऐसा सोच लेगा, अब मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जानकार बनो सतर्क रहो। तो जो भी है, आई होप समझ में आया ना कि इन्फ्लेशन को अगर बीट नहीं कर पाते हैं तो जो दिखता है कि पैसा बढ़ रहा है, हाँ ये गलत नहीं होगा कि पैसा नहीं बढ़ा, पैसा जरूर बढ़ा, बट फिर भी आपका महंगाई के साथ अगर मैच नहीं करता तो आप पीछे ही रह गए, मतलब स्टील आप 2% मतलब 2.5 रुपीज के घाटे में ही हो। बोल अनुज, बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ये है मेनली कॉन्सेप्ट, तो सही समझ रहा था, बट मतलब शायद पैसा इंक्रीज कर रहा है इसमें, बट ये इंक्रीज सफिशिएंट नहीं है, ये इंक्रीज सफिशिएंट नहीं है, इसलिए बहुत लोग म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाते हैं। बट अगेन वही प्रॉब्लम है, जानकारी और ज्यादा चाहिए, नॉलेज चाहिए। इंडिया का तो हालत इतना खराब है अभी भी। एक चीज बोल रहा है सर, एक रिसेंट सर्वे बोल रहा है कि ये कोरोना सिचुएशंस में
मतलब एक मार्केट ही है, स्टॉक मार्केट ही है जो संभाल के रखा है अभी भी बहुत लोगों को। इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है फिर भी स्टॉक मार्केट अपना बैलेंस मेंटेन कर रहा है। तो ये एक इंडिया के लिए अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना हालत मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम में भी स्टॉक मार्केट अपना बैलेंस नहीं हो रहा है। जो लास्ट ईयर तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था बोल के धड़ाधड़ एकदम 34-35 के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी करीब 10 के आसपास 7-8 के आसपास आ गया था। बट पॉइंट मैं जो एक बार बोलना चाहता हूँ दैट इज कि इसके पीछे एक रीजन है कि इंडिया का जो 135 करोड़ आबादी है, वन ऑफ द रीजन, इसमें से सिर्फ करेंटली 4 to 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के आसपास रहते हैं, मतलब हार्डली 4 से 5%। उसमें भी एक्टिव में भी रिसेंट ट्रेंड में थोड़ा इंक्रीज जरूर किया होगा, हार्डली 3.5% हुआ होगा, पहले तो 3% था, 3-3.5% का आसपास में एक्टिव इन्वेस्टर था। चलिए मान के लेते कि 4 से 5% ही है, तो इसमें ग्रोथ का बड़ा एरिया है जो एक शायद इनडायरेक्टली एक अच्छा बैलेंस दे रहा है मार्केट को गिरने में, कि लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं तो कम से कम स्टॉक मार्केट है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट करके मैं अपना पैसा को बना के रख सकता हूँ। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। शंकर जी आपको क्या लगता है? ये मेरा एकदम पर्सनल एनालिसिस है। नहीं ठीक है, स्टॉक मार्केट तो ठीक ही चल रहा है। इसीलिए मैं मतलब मेरा कहना है कि मतलब इस बार तो लॉकडाउन अभी तक कंप्लीटली नहीं हुआ, मतलब सब थोड़ा सा इधर उधर करके हो रहा है, इसके वो इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। बट फिर भी इस बार का लॉकडाउन अच्छा है, मतलब स्ट्रेटेजिकल है लॉकडाउन है, मतलब एकदम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है जिससे कि इकोनॉमी जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाए। स्टेट टू स्टेट कहीं पर पार्शियल लॉकडाउन है, कहीं पर कंप्लीट लॉकडाउन है जी। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव अच्छा है इस बार का। ये इस बार का मूव अच्छा है। फिर भी जो क्रिटिसाइज करने वाले तो करते रहते हैं। नहीं सीरियसली, एक बंगाली है जो अभी तक कुछ भी स्टेप्स नहीं ले रहा है प्रॉपर वे में। थोड़ा सा मुझे लगता है और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, चेन टूटना चाहिए, बढ़ रहा है बहुत प्रॉब्लम। ओके, तो द बिगेस्ट ड्रॉबैक, चलिए लिखते हैं आगे। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पेबैक पीरियड इज दैट इट इग्नोर्स टीवीएम। इसी के बारे में मैं इतना देर से चर्चा कर रहा था। टीवीएम ऐसे इसका एक पूरा चैप्टर्स है, जो लोग टीवीएम नहीं किया डोंट वरी, वो टीवीएम जब करवाया जाएगा तो उनको और मजा आ जाएगा, बिकॉज ये एकदम वो बचपन में आप लोग जब डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग क्वेश्चंस करते थे ना सर, वो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का ही क्वेश्चन है बेसिकली टीवीएम। बट ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग थोड़ा और एडवांस लेवल में, जिन लोगों ने किया उनको पता है कि इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बचपन में हम लोग सिर्फ सोचते थे कि जब कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का सवाल करना पड़ता है, बट उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के साथ अगर पढ़ना है ना तो मजा आ जाए। अच्छा, तो ये है टीवीएम। अच्छा, इन ऑर्डर टू सर बोलो सर। टीवीएम तो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको कुछ फुल फॉर्म तो है ना? समझा नहीं, और एक बार बोलो। टीवीएम इसका हाँ, मतलब ये तो कुछ फुल फॉर्म को लेके शॉर्ट फॉर्म हुआ है ना टीवीएम। मुझे ना तुम्हारा समझ आवाज ना थोड़ा सा ना मतलब वो क्या टाइम पूछ, वैल्यू मैनेजमेंट टीवीएम का फुल फॉर्म पूछ रही है। टाइम, अच्छा फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सॉरी तुम्हारा आवाज ना मेरे पास जब आ रहा है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में जैसे थोड़ा सा ये गायब हो जा रहा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। टीवीएम सुन रहा हूँ, उसके बाद क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है प्रियतमा? हाँ सर। In order to remove this drawback, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए we introduced, मतलब we means finance जो टेक्निक है, finance का जो गुरुज है वर्ल्ड वाइड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉट जस्ट फॉर इंडिया, दिस इज वर्ल्ड वाइड। मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग पढ़ते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ यही सब कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। फाइनेंस बहुत यूनिवर्सल पढ़ाई है, और एक्चुअली ये तो वेस्टर्न सिस्टम में जो बिजनेस में डेवलप हुआ है उसी को पढ़ा जाता है। सेम टू सेम जो लोग CFA FRM पढ़ते हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, दे आर डूइंग सेम काइंड ऑफ थिंग।
एकदम डिट्टो। हाँ, कहीं पे कुछ थ्योरीज एक्स्ट्रा होते हैं, कहीं कुछ थ्योरीज कम होते हैं, बट अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ आप, आपको सेम मिलेगा। In order to remove this drawback, we introduced the concept of discounted payback period. It is computed in the same manner, as payback period। ठीक, जैसे पेबैक पीरियड होता है उसी मैनर में करना पड़ता है। ठीक, जैसे पेबैक पीरियड होता है सेम टू सेम मैनर नहीं होगा, बट it uses discounted cash flows। Why discounted? Because जब महंगाई रहता है ना मार्केट में, आपका जो पैसा ऐसा लग रहा है कि मेरे फर्स्ट ईयर में 60 लाख आएगा, बट मजा का बात है कि अगर महंगाई है तो वो 60 लाख नहीं है, उससे कम होगा। आप समझ रहे हैं ना? मतलब मार्केट में महंगाई है तो आपको मार्केट में इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है, तो फिर आपको जो पैसा लग रहा है कि आपके पास 60 लाख है या 50 लाख है या 100 लाख है, दैट 100 लाख इज एग्जैक्टली नॉट 100 लाख, उससे कम ही होगा। तो दैट्स व्हाई डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। क्वेश्चन करने से समझ आ जाएगा, एकदम नो चिंता। जस्ट अ मिनट, एक प्रोजेक्ट लिखिए, consider a project with a following cash flows. Years NCF। ঋষভ বুঝতে পারছিস সবকিছু? ঋষভের আওয়াজ পাচ্ছি না তো। 1 2 3 3 साल का प्रोजेक्ट है, रुपीस इन लैक्स कर दीजिए। ओके, 600 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 300 आपका इधर आ रहा है, मतलब 300 लाख फर्स्ट ईयर में रिटर्न आएगा, सेकेंड ईयर में 500 रिटर्न आएगा, मान ले रहे हैं, थर्ड ईयर में 400 लाख रिटर्न आएगा। बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। रिटर्न तो आना, मतलब रिटर्न के लिए सब दाने के लिए सब तरसते हैं हम लोग। KC इक्वल्स टू 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अगर इसको महंगाई बोलो या फिर आप जो भी बोलो, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सिंपल है। इन सिंपल इसका एक चैप्टर भी अलग से, जिनका नहीं हुआ बाद में करेगा, बट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इन सिंपल बोला जाए, जो पैसा मार्केट से उठा रहे हो उसको उठाने का खर्चा, से फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपया मार्केट से लोन ले रहे हो और बैंक वाले आपको बोल रहे हैं कि 12% का इंटरेस्ट लेगा, तो 1 लाख का जो आपका कैपिटल आप उठा रहे हो ना सर बिजनेस के लिए, 1 लाख कैपिटल जो आप रेज कर रहे हो फॉर योर बिजनेस, और 12% का अगर इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 12,000 इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट है, और 12% आपका परसेंटेज है। समझ में आया ना सबको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल मतलब, इसका मतलब जो 1 लाख आपको 1 लाख दिख रहा है उसमें 12,000 भी इंक्लूडेड है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये आपके लिए महंगाई है कि नहीं है? ऑब्वियसली खर्चा है, बट महंगाई और खर्चा में तो फर्क नहीं है ना। हेलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये एग्जांपल ले रहा था मैं। केसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सबको? हाँ सर। ओके सर। नाउ अब केसी इक्वल्स टू 14%, आपको क्या करने बोला है? जस्ट कैलकुलेट करना है आपको पे बैक पीरियड, मतलब कितना दिन में आपको पैसा वापस मिल रहा है, पे बैक पीरियड।
बस हमें कोई कट ऑफ नहीं दिया, बस हमें टाइम ढूंढना है, कोई कट ऑफ नहीं दिया मुझे कि भाई इतना दिन के अंदर लाओ या उतना दिन के अंदर लाओ, दे डोंट आस्क नथिंग लाइक दैट। बस हमें पूछा है कि आप मुझे बता दो कि भाई कितना दिन में ये आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा बात है कि यहाँ पर ये इन्फ्लेशन रेट या केसी जो है, ठीक है। दादा हाँ बोलो। स्क्रीनটা দেখতে পাচ্ছি না। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ये सभी का प्रॉब्लम है स्क्रीन ना देख पाना? नहीं सर। हाँ सबको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। अभी नहीं दिख रहा है। हाँ अब अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है। রাশটি চেঞ্জ হয়েছে কিছু? रोशनी बोल, कुछ बदला है क्या? हेलो না দাদা তাহলে একবার রিজয়েন কর, মেবি প্রবলেমটা কেটে যাবে, নাহলে একটু হোল্ড কর, হয়তো এমনি কেটে যাবে। রিজয়েন করছি। তাই কর। প্রীতম কি প্রবলেম রে তোর? কি এত দেরি? নেটওয়ার্ক অনেক স্লো চলছে? আচ্ছা বৃষ্টি হয়েছে ওই জন্য, খুব ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, বুঝতে পেরেছি। মোবাইল নেটওয়ার্ক অনেক জায়গাতেই প্রবলেম করছে। ইয়ার্স কি হচ্ছে জানি না, কলকাতাতে কদিন ধরে ঝড় বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। এটা কি কোনো মানে স্পেশাল কাইন্ড অফ প্রবলেম চলছে এই যে ঝড় বৃষ্টিটা হচ্ছে? কোনো ওয়েদার রিপোর্ট আছে কারো কাছে? লাস্ট উইকে ছিল, মানে 1-2 তারিখে ছিল এমনি কিছু হবে, সেটা তো এখন হচ্ছে। এটা কিন্তু চলছেই, আমি দেখছি 4-5 দিন হয়ে গেল, কিন্তু প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা ঝড় হচ্ছে, এটা কিন্তু হয়েই যাচ্ছে। ভালো একটু ওয়েদারটা ঠান্ডা হচ্ছে। এটা অবশ্য ঠিক কথা। দাঁড়ান, এটা চলে গেলে দেবে গরম আবার। আমাদের কলকাতার ব্যবসা গরম তো পপুলার। আর এই করোনাতে বলছে বেশি এসিতে থাকাও ভালো না। তো এসিতে আর কি, এখন তো লোকেরা বাইরেও বেরোচ্ছে না, এখন তো লোকেরা বাইরে অনেক কম বেরোচ্ছে। হ্যাঁ স্পেশালি এসিতে শুতে বারণ করছে, এটা অনেকেই বলছে ডাক্তাররা। কাজ টাজ করলে তো ঠিক আছে, কিন্তু শুতে খুব বারণ করছে, মানে অনেকে এসিতে শোয়ার একটা অভ্যেস তো থাকে অনেক মানুষের। হ্যাঁ এখন তো এসি ছাড়া শোয়াই যায় না, ঘুমিয়ে আসবে। হ্যাঁ সেটা একটা প্রবলেম। বডিকে যেমনি করে ই করবে, বডি ওইরকমই হ্যাবিট করে নেবে। हाँ हैबिट करो। ओके ठीक है, नॉर्मल थोड़ा स्टोरी चल रहा था, नो इशू। अच्छा देखो, जिनको बंगाली समझने का इच्छा था, जो समझ गए ठीक है, जिनको बंगाली समझ नहीं आता डोंट वरी। दादा हाँ बोलो কি হয়েছে, প্রবলেম সলভ হয়নি? হ্যাঁ বল। না না বলছি কিউমুলেটিভ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো, चारटे जिनिस लिखा है यहाँ पर, 4 चीज लिखा हुआ है, years, cash flow, present value of cash flow and cumulative present value of cash flow. CF means cash flow, CF means cash flow, years, cash flow, present value of cash flow and cumulative present value of cash flow। बस ये 4 चीज आपको चाहिए। अनुज कर रहा है कि वो नहीं? बोल अनुज, ऋषभ, अब लोग कहाँ हो? कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर अच्छी। ओके तो कैश फ्लो कितना था? 600 लाख का ना स्टार्टिंग। ये आउटफ्लो है, दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप बिजनेस में 600 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप बिजनेस में 600 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसलिए इसको नेगेटिव में शो करना चाहिए। हेलो क्या ऋषभ, जेटा बिजनेस में इन्वेस्ट করব ওটা নেগেটিভ में शो করব तो? हाँ सर। बिकॉज वो मेरा आउटफ्लो हो गया है। और फर्स्ट ईयर में क्या रिटर्न आ रहा है आपका 300, सेकेंड ईयर में 500 और थर्ड ईयर में 400। ये तो हम लोगों को क्वेश्चंस पे पता ही चल गया, प्रोजेक्ट में हम लोग इसको ऑलरेडी डिटरमाइन कर ही रहे हैं, ठीक है। ये बजट है, कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो वो भी बजट बनाता है, कोई कंपनी हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, हमें शंकर जी हेल्प जरूर करेगा। शंकर जी कंपनी ऐसे बजट बनाता है कि नहीं बनाता? हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हर कंपनी में बनता है। एग्जैक्टली तो कितना पैसा आएगा, नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट तो है, लेकिन किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
कंपनी अपना एक बजट जरूर सोचता होगा, जैसे कंट्री भी सोचता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एग्जैक्टली वो भी इस तरह से सोचेगा, अपना जो भी उसका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से सोचेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर एज ए क्वेश्चन समझ रहे हैं। 600 लाख, अब इसको कैसे सॉल्व करें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो में आपको कन्वर्ट करना है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, आपको केसी रेट में कन्वर्ट करना होगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को आपको क्या करना चाहिए, डिस्काउंटेड एट केसी इक्वल्स टू 14%। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जो केसी का रेट है आपको उसी को महंगाई समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 14% का महंगाई मान के आप मुझे इतना बता दो कि 300 जो आपको फर्स्ट ईयर में दिख रहा है ना, इस 300 का एक्चुअल वैल्यू आज के रेट में कितना है, जो 1 ईयर बाद आपको रिटर्न मिलेगा। यू आर हियर, आप कहाँ हो, आप तो 0 ईयर में हो। आप यहाँ पर खड़े होके सोच रहे हो कि अच्छा मेरा फर्स्ट ईयर में 300 लाख आएगा, अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। 263.16। वेरी गुड सर, 263.16। जिनको समझ नहीं आया मैं उनके लिए कैलकुलेटर में एक बार दिखाता हूँ। जिन लोगों का टीवीएम मिस है उन लोगों को मुझे टीवीएम एक बार कराना पड़ेगा। टीवीएम नहीं करेगा ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा क्या रेट चल रहा है, 14% ना, तो जस्ट कैलकुलेटर में टाइप करो सर 14 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अनुज देख 14 डिवाइडेड बाई 100 किया तो कितना परसेंटेज हुआ, 0.14। इसका मतलब है व्हेन वी इन्वेस्ट 1 रुपी इन द मार्केट वी विल गेट बैक 0.14 पैसा। अब इसको डिस्काउंट करना है तो डिवाइड करो, फर्स्ट ईयर के लिए एक इक्वल मारो, अपने कॉमर्शियल कैलकुलेटर हाथ में लो, ठीक है। अच्छा मैंने गलत कर दिया सर, 14 मतलब 1 मतलब सॉरी एक चीज मैंने गलत किया, 14 डिवाइडेड बाई 100। जस्ट टेक योर कैलकुलेटर, 14 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, 0.14 प्लस 1। इसका मतलब व्हेन यू इन्वेस्ट दैट इज 1 टका 1 रुपी 0.14 पैसा आपको एक्चुअली टोटल में देना पड़ेगा। अब इसका मतलब इसको आपको डिस्काउंट करना है, जस्ट कैलकुलेटर में 2 बार डिवाइड दबाओ, एक बार में भी हो जाता है। इक्वल में एक इक्वल, एक बार इक्वल देने से आपका एक फैक्टर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर, या फिर प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। क्या फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। इसके साथ इंटू कर दो आप, जस्ट इसके साथ इंटू कर दो, क्या इंटू होगा बोलो तो 300, 300 को इंटू करना है इसके साथ, तो क्या अमाउंट आया 263.16। सबको समझ में आया 263.16 कैसे आया, हेलो सर वो +1 किया था ना सर, उसके बाद वाला कैलकुलेशन वापस से कीजिए ना एक बार। अच्छा मैं दूसरा वाला दिखा रहा हूँ, मैं दूसरा वाला दिखा रहा हूँ, देखा और भी तो है। 500 है यहाँ पर, हम लोग का कितना है 500 है ना, 500 है, 2 साल बाद मुझे 500 मिल रहा है, 14% रेट में इसको डिस्काउंट करना है, मतलब इस रेट में ये कम हो जाएगा, महंगाई है तो कम हो जाएगा, ठीक है। 14% मार्केट का महंगाई है, हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं। तो 500 का आज का वैल्यू कितना होगा अगर महंगाई 14% है तो, मतलब जो मुझे दिख रहा है 500, बट क्या वो सच में 500 है अगर मार्केट में महंगाई 14% है तो। अब इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ 14% है तो 14 डिवाइडेड बाई 100, मैं एकदम शुरू से ही बता रहा हूँ 14 डिवाइडेड बाई 100 क्यों किया, बिकॉज परसेंटेज को तोड़ने से तो वही करना पड़ता है ना, तो 0.14 इसके साथ +1 कर देंगे, मतलब 1.14। ये समझ में आया बोल अनुज, 1.14 समझ में आया। हाँ हाँ मतलब 14% का 1 टका डालने से 1 टका 14 पैसा देना पड़ेगा, सिंपल। अब इसको डिस्काउंट कर रहे हैं इसीलिए डिवाइड करना पड़ रहा है, कंपाउंड करने से इंटू होता है और डिस्काउंट करने से डिवाइड होता है, कम हो रहा है ना वैल्यू मेरा इसलिए डिस्काउंट करेंगे। तो 2 बार डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड किया, लेकिन अब आपका पावर में कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर का निकाल रहे थे तो एक बार इक्वल दिया था, ठीक है। जब सेकेंड ईयर का करेंगे तो 2 बार इक्वल मारेंगे। ये रहा आपका सेकेंड ईयर का फैक्टर, मतलब 14% रेट में इफ यू हैव 1 रुपी, आपके पॉकेट में अगर 1 रुपी है, इस फैक्टर का क्या मतलब है, आपके पास अगर 1 टका है और मार्केट में महंगाई अगर 14% है तो हर साल में क्या हो जाएगा, हर ईच ईयर 1 रुपी का वैल्यू अगर 2 साल बाद, मतलब आप सोच रहे हो 2 साल बाद आपके पास जो 1 रुपी होगा अगर महंगाई है तो वो करीब 77 पैसा हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं आपको यहाँ पर इसके साथ इंटू कर दो 500 को, ये जो 2 साल का आया ना इसके साथ इंटू कर दो 500 को, समझ में आया मेरा बात? हेलो 384.73 384.73 384.73 ठीक हुआ ना रोशनी? है दादा। तारপরেটা 269.99 269.99। अब इसका भी मतलब फिर से दिखा रहा हूँ, देख लो, सीखने को मिल जाएगा, फिर से मतलब भी समझ में आ जाएगा। अनुज, ऋषभ, सबको बोल रहा हूँ फिर से 1.14, 1 टका डालने से 1 टका 14 देना पड़ेगा। अगेन मैं 2 बार डिवाइड किया। अब पावर में जितना है, मतलब मैंने 1 साल, ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का था, ये थर्ड ईयर का है, 67 पैसा, मतलब 0.6749, we can say it 67 paisa. That means when market inflation is 14%, when market inflation is 14%, and when you have 1 rupee in your pocket and you feel that कि मार्केट में इन्फ्लेशन 14% है, फील दैट मतलब डेटा बता रहा है आपको, और 1 टका आपके पास है, लेकिन 3 साल बाद जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है ना 1 टका के हिसाब से एक्चुअली 1 रुपी नहीं मिल रहा है आपको एक्चुअली 67 पैसा मिल रहा है। 67 इन द सेंस 67, বাংলাতে আমরা বলি 67 पैसा। ओके, समझ में आया? अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, 67 को इंटू कर दो। हाँ बोलो। तो 400 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 269.98 आया ना? अब इसको हम लोग बार बार कैलकुलेट किए, या फिर और एक भी काम कर सकते हैं, बहुत जगह में हम लोग ऐसे भी करते हैं कि फैक्टर का एक अलग ही ना कॉलम बना लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर बोल के। मैं यहाँ पर दिखाने भूल गया, हो सकता है कि आपके यहाँ पर 4 कॉलम हुआ ना, आप अगर बीच में एक डिस्काउंट फैक्टर का कॉलम भी बना लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं ना? आप यहाँ पर एक बीच में डिस्काउंट फैक्टर का भी कॉलम बना सकते हो, उसमें फैक्टर को लिख ले सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिर इंटू कर देना, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर दिए। समझ में आ गया ना? या डिस्काउंट फैक्टर दिखाना पड़ेगा फिर से? मतलब या लिखोगे ना, आ गया सर, आ गया ना? बस इसलिए, मतलब बाद में देखोगे तो डरना नहीं है कि भाई कहां से आ गया ये सब। ये 14% रेट में डिस्काउंट किया गया, डिस्काउंटेड एट केसी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर में लिख के दिया, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड एट केसी, ठीक है? इस केसी रेट में ये सब रेट निकला, 14% में डिस्काउंट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये बड़ा अभी सही निकला, मतलब जो 300 दिख रहा था उसका एक्चुअल वैल्यू पता चला, जो 500 दिख रहा था उसका एक्चुअल वैल्यू पता चला, तो आज का वैल्यू, आप आज खड़े हो यहाँ पर, जब 400 दिख रहा था उसका एक्चुअल वैल्यू आज के रेट में आपको पता चला, चलो बढ़िया है, एकदम लॉजिकल दिख रहा है। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, आप इसको क्यूमुलेट कर लो, अब इसको 600 से क्यूमुलेट कर लो, 600 आपने डाला था, जस्ट माइनस 600 से 263.16 चला जाएगा, कितना रहेगा? 600 से इतना मेरा वापस आ गया, कितना होगा रोशनी? 336.84 336.84, वेरी गुड प्रियतमा। अच्छा, 336 से 384 चला जाएगा, इतना वापस आ जा रहा है, कितना रहेगा सर? एक्स्ट्रा आ जा रहा है पॉजिटिव 47.89 पॉजिटिव 47.89। वेरी गुड सर, आपका काम खत्म हो गया एक्चुअली, लेकिन आप ये वाला भी बता दो, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 47 के साथ 269.99 ऐड करो, कितना होगा? 317.88। ये लिख लेना जरूरी है, कंप्लीट तो करना चाहिए ना, लेकिन आपका एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट था पेबैक पीरियड का, वो तो हो गया। आपका फर्स्ट ईयर 1 साल तो आपका लग रहा है, 1 ईयर इज फिक्स्ड, बट 1 ईयर और कितना महीना ये हमें नहीं पता, मतलब 1 और 2 के बीच में ही आपको पूरा पैसा मिल जा रहा है। 1 ईयर वी नो, वी अंडरस्टैंड 1 ईयर, बट हाउ मेनी मंथ्स वी डोंट नो। 1 ईयर वी नो बिकॉज वो तो विजुअली दिख रहा है, बट ये दिख रहा है कि 336 और 384 मतलब इसी के बीच में हुआ है, जिसके कारण आपका पॉजिटिव हुआ है। अब इसका गैप ढूंढने में क्या करना चाहिए? लास्ट नेगेटिव वैल्यू और जिसके कारण पॉजिटिव हुआ है उसको डिवाइड कर लो, लास्ट नेगेटिव वैल्यू और जिसके कारण पॉजिटिव हुआ है उसको डिवाइड कर लो। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड
0.87। हाँ सही है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 1 तो दिख ही रहा था 1.87। हाँ थैंक यू 336.84 डिवाइडेड बाय 317.73 जिसके कारण आपका नहीं मैंने गलत बोला क्या सॉरी 384.73 हाँ 384.73 ना तो हो रहा है आपका 1.87 ईयर्स। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जो आपका पैसा आने में लग रहा है। अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बोला नहीं था तो अगर कट ऑफ बोल देता कि 2 साल तो एक्सेप्टेड, अगर कट ऑफ बोलता 1 साल तो रिजेक्टेड। प्रीति बोल, प्रीति समझ में आ रहा है? अगर कट ऑफ बोलता 1 साल तो एक्सेप्टेड, अगर 2 साल बोलता तो रिजेक्टेड हो जाता ना। प्रीति का आवाज नहीं है। ऋषभ समझ में आया? ऋषभ हाँ सर। ओके तो दिस इज सिंपल डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पेबैक पीरियड का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहा जो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखा था, बट एक चीज जो यहाँ पर सोल्यूशन हुआ दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एरिया। कि जो समय के साथ साथ जो पैसा का वैल्यू में चेंजेस है या फिर अगर मार्केट में आपका महंगाई है या फिर आपका कैपिटल का कॉस्ट है वो तो आपको उठाना चाहिए। तो वो एग्जैक्टली आपको पता चला कि एक्चुअली आपका ये कितना साल में पैसा वापस आ रहा है और जिसका रियल वैल्यू भी आपने पता किया। तो ये आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सिखाते हैं। मैं कुछ घर के होमवर्क के लिए दूंगा, आप लोग घर में ट्राई कीजिए। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट पेबैक पीरियड। तो अगर हम लोग कंपेयर करें एनपीवी एंड आईआरआर के साथ, शंकर जी पेबैक पीरियड एनपीवी आईआरआर वगैरह से इजी है ना? हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है, सीरियसली इजी है। ओके मैं कुछ क्वेश्चंस घर के आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उसमें थोड़ा आइडिया मतलब कुछ नहीं, एक होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। अच्छा क्वेश्चन तो होगा, चलिए कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है पेबैक पीरियड इतना ही था, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं होमवर्क पे दूंगा करके। अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब हेडिंग कीजिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए मैं स्टार्ट तो करूँ, खत्म शायद आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मतलब कोई भी बिजनेस हो, किसी का भी बिजनेस हो, रिलायंस हो, टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो, बिरला हो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। पेप्सी हो, कोको कोला हो, यहाँ पर ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। पेप्सी कोक इसलिए मैंने नाम लिया, आप कोई भी बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज को अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, एक्चुअली एग्जैक्टली फाइनेंस मैनेजर की तरह आप लोगों को सोचना है। किसके तरह सोचना है? फाइनेंस मैनेजर की तरह, ठीक जैसे कंपनी का फाइनेंस मैनेजर सोचता है। एक इनिशियल फ्लो होगा बिजनेस में, एक ऑपरेटिंग फ्लो होगा बिजनेस में, और एक टर्मिनल फ्लो होगा बिजनेस में। ये कैश फ्लो का बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक्चुअली फंड फ्लो का बात कर रहा हूं, कैपिटल फ्लो का बात कर रहा हूं। ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट, ओके वो अलग है, उसमें भी एक ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, बट हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। इसमें फ्लो का मतलब है आप जो बिजनेस में पैसा डालते हो, ठीक है उस पैसा का, जैसे कि हम लोग एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग पढ़ते हैं वहां पर कैश फ्लो चल रहा है। इवन किसी किसी का तो मैम के क्लास में भी, नॉर्मल अकाउंट्स के क्लास में भी कैश फ्लो चल रहा है, तो शायद उन लोगों को लगता है कि अच्छा ये वही वाला है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली दैट वन। ये मतलब बिजनेस में कैपिटल का फ्लो है, हाँ हो सकता है उसके अंदर कैश फ्लो भी हो, बट पॉइंट इज दैट इसमें मैं कैपिटल फ्लो का बात कर रहा हूँ कि आप क्या पूंजी बिजनेस में डाल रहे हो। तो आपके पास 3 तरह का फ्लो हो सकता है, एक आप शुरू में डालोगे, एक बीच में ऑपरेटिंग डालोगे, और लास्ट में आपका टर्मिनल फ्लो। थोड़ा मैं डिटेल्स जाता हूँ इसमें। द पॉइंट इज दैट we will understand। सर इसको नोट करो। हाँ ऑब्वियसली नोट करने के लिए तो लिखा रहा हूँ, नोट करने के लिए लिखा रहा हूँ।
वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। अब क्या एग्जांपल होगा? फर्स्ट, X Limited is the firm that produces and sells सॉफ्ट ड्रिंक। क्या प्रोड्यूस करता है? सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करता है। मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ कंपनी के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में स्टॉक मार्केट डिस्कशंस बहुत टॉप क्लास चल रहा है। रिसेंटली बड़ा अच्छा अचीवमेंट हुआ है हम लोग का, जो एडवाइजरी ग्रुप चल रहा है उसमें काफी अच्छा बात भी हुआ है इसमें। X Limited is the firm that produces and sells soft drinks. It is now evaluating a project of launching। क्या प्रोजेक्ट इवेलुएट कर रहा है? द डाइट वर्जन। द डाइट वर्जन, आई होप आप लोग कनेक्ट कर लिए कि डाइट वर्जन बोलते ही आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा। हेलो, जैसे ही मैंने डाइट वर्जन बोला कुछ तो दिमाग में क्लिक किया होगा आप लोग का। है दादा। क्या क्लिक किया? कोक डाइट। डाइट कोक, एग्जैक्टली वही वाला एग्जांपल है। एक बात आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर कोको कोला डाइट कोक मार्केट में ला रहा है तो उसका जो पुराना कस्टमर्स है, मतलब जो लोग बेसिकली नॉर्मल वाला वर्जन यूज करता था, मतलब नॉन डाइट कोक जो यूज करता था, नॉर्मल कोको कोला, ऑब्वियसली जो लोग नॉन डाइट कोक यूज करता था उसी में से कुछ लोग डाइट कोक में शिफ्ट करेगा, या फिर कुछ लोग न्यूली अट्रैक्ट होगा कि भाई जो लोग कोक नहीं पीता था पहले वो लोग भी पिएगा। ऐसे ही हो सकता है ना शंकर जी? एनालिसिस ऐसे ही होगा ना, या तो कुछ न्यू कस्टमर्स आएगा। हाँ बोलिए। दोनों ही होगा, मतलब थोड़ा सा इसको बोलते हैं मार्केटिंग टर्म में कैनिबलाइजेशन, मतलब जो एग्जिस्टिंग यूजर है प्रोडक्ट का वही कन्वर्ट हो जाएगा इसमें थोड़ा कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज नया कस्टमर आएगा। किसको, इसको क्या बोलते हैं मार्केटिंग टर्म में? मार्केटिंग टर्म में इसको कैनिबलाइजेशन बोलते हैं, मतलब जो आप जो प्रोडक्ट आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में से कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर आपके नए प्रोडक्ट में शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, कैनिबलाइजेशन। तो बेसिकली यही बात यहाँ पर चल रहा है, प्रोजेक्ट ऑफ लॉन्चिंग द डाइट वर्जन। अब इसमें फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्या आएगा, वही यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है हम लोग का, कैश का फ्लो को क्या करे कंपनी फिर, कि वो किस तरह से अपना बिजनेस को संभालेगा। तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। The X Limited is the firm that produces and sells soft drinks. It is now evaluating a project of launching the diet version. ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, point 2, cost of the project required for manufacturing डाइट वर्जन के लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, इज 200 करोड़। अमाउंट भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कैलकुलेशंस होगा, पर उससे पहले थोड़ा प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। 200 करोड़ का आपका डाइट वर्जन का खर्चा बता रहा है, बहुत बढ़िया। दिस प्लांट विल बी installed in a plot of land। Obviously एक प्लॉट ऑफ लैंड भी चाहिए
एक प्लॉट ऑफ लैंड भी आपको चाहिए. दिस लैंड इज नहीं, पहले से एक्वायर करके रखा है. दिस लैंड वाज acquired by X Limited 10 years ago. 10 साल पहले for rupees 60 crore. The firm has no alternative. The farm has no alternative use of the land. मतलब उसको डाइट को प्लांट के लिए यूज करेगा, इसको कोई अल्टरनेट यूज नहीं है. इफ द लैंड, तो जो जमीन है, इफ द लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट, it could be sold for 100 crore. अगर ये प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होता है तो इसको 100 करोड़ में बेचना पड़ेगा. बेचना पड़ेगा मतलब अगर बेचेगा तो 100 करोड़ आएगा. सिंपल बात कर रहा है. अगर बेचेगा तो 100 करोड़ आएगा. शंकर जी, अब आपका काम आएगा. मार्केटिंग एजेंसी आ गया बीच में. इनका कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया होता है. एक कंपनी में मार्केटिंग का तो सबसे बड़ा खेल है. मार्केटिंग एजेंसी, सही बोला ना शंकर जी? मार्केटिंग बिना बिजनेस तो कुछ नहीं है. ठीक. सीरियसली, मतलब आप कितना बड़ा प्लानिंग कर लो, फाइनेंस कर लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो, फाइनेंस तब आता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है. लेकिन स्टार्ट करने के लिए ही मार्केटिंग चाहिए. ये चीज मैंने जब लोकल ट्रेन में जर्नी बड़ा करता था मैं कॉलेज डेज में, इवन स्कूल डेज में भी, तो स्पेशली जब कोलकाता के साथ आना जाना मेरा ज़्यादा हुआ, तो मैं लोकल ट्रेन में, तो मेरा भी मार्केटिंग का पेपर हुआ करता था. तो मैं मार्केटिंग को बहुत सीरियसली लेता था. जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन तो फाइनेंस था, आप लोग समझ ही रहे. लेकिन मुझे मार्केटिंग बहुत अच्छा इसलिए लगता था, मैं इसको थ्योरी सब्जेक्ट कभी नहीं माना. मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, फाइनेंस के लोगों को ऐसा लगता है भाई मार्केटिंग का पेपर है, पढ़ना पड़ेगा. दे जस्ट फील लाइक दैट. ऐसे ही फीलिंग्स है. फाइनेंस वाले अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है. मैं देखा हूँ ऐसा बहुत लोगों से बात करके. तो मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था, तो मेरे साथ बहुत सारे मतलब लोग, फ्रेंड्स लोग थे, जो लोग, कुछ लोग फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन था, तब मैं एमबीए कर रहा था. तो कुछ लोग फाइनेंस में था, कुछ लोग मार्केटिंग कर रहा था, एचआर का भी 2-4 जन था. तो एक चिप्स वाला आया, वो रानाघाट चिप्स होता है ना हमारे यहाँ का पॉपुलर रानाघाट चिप्स. तो चिप्स वाला जब ट्रेन में चढ़ा, मैं खड़गपुर लाइन में जा रहा था, तो जब चिप्स वाला जब ट्रेन में उठा, उसका इतना बड़ा बोरा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक बस्ता था. तो बस्ता में चिप्स पूरा भरा हुआ था. अब विश्वास नहीं करेंगे, एक ही बॉगी में वो पूरा का पूरा चिप्स बेच दिया. एक ही बॉगी में. मतलब उसका कहने का तरीका, मतलब वो जिस तरह से सेल्स किया, और सीरियसली क्या पता नहीं उसको उस दिन किस्मत चमका कि नहीं, लेकिन उसका जो मतलब एटीट्यूड था ना सेल करने का, वो सीरियसली बहुत ट्रेमेंडस था. तो मैं सबको बोल रहा हूँ, तुम लोग स्टोरी करना छोड़ो, अपने अंदर गप्पे मारना छोड़ो, और इसको देखो ये क्या कर रहा है. बोले क्या कर रहा है? बोले तो देख, जब उठा था ट्रेन में पूरा बस्ता भरा था. बोले हाँ देखा. हमने देखा भी इसका बस्ता का हालत है, खत्म हो गया एक ही बॉगी में. हाँ, अब तुम लोग क्या लगता है, हम लोग एमबीए करके कुछ ज्यादा कर लेंगे? कुछ सीखना है तो इनसे सीखना चाहिए. तो वो लोग मेरा बात को ना ज्यादा सोचा नहीं, क्या पगला हो गया ये. लेकिन सीरियसली मैं उस दिन समझा था कि बिजनेस अगर किसी को भी लाइफ में करना है, तो वो एक रेलवे हॉकर से भी सीख सकता है. हाँ, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं इस तरह के. दिए जाते हैं. मैं तो मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन नहीं था मेरा. नहीं सीरियसली, शायद कोई बुक भी है या चैप्टर भी है, व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करके. अच्छा मतलब जो हार्वर्ड भी नहीं पढ़ा सकता. इवन ये अपना
धारावी है ना मुंबई में, हाँ धारावी। धारावी धारावी का इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम में आता है। धारावी एनुअल 1000 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करता है। हाँ धारावी तो मतलब आप यू नेम द मतलब यू नेम द जो भी आप करेंगे वो सब बनता है वहाँ पर, जो बनता है मतलब जिसका भी नाम लूं मैं वो सब बनेगा वहाँ पर। हाँ। ये देखिए मैं धारावी इवन हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से हर साल, तो आप हार्वर्ड बोले बोल के मुझे याद आया, ये देखिए मैं धारावी ओपन के बाद धारावी के पूरा केस एनालिसिस कर रहा था। नॉर्मली इनफॉर्मल इकोनॉमी है, टर्नओवर इज एस्टिमेटेड बिटवीन $500 and $650 million per year to over $1 billion per year currently. Per capita income of the residents depending in estimated population range of 3 lakh to about 1 million. मतलब इंडियन एवरेज कहाँ है धारावी के सामने, मतलब करीब $500 से लेकर $2000 पर ईयर का इन लोगों का पर कैपिटा इनकम है धारावी का। सीरियसली मतलब मैन्युफैक्चर भी करता है और साथ में ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करता है तो मार्केटिंग भी करता होगा ना उसको। मार्केटिंग करने की इनको जरूरत नहीं पड़ती है, सबको सबको ये बात भी है, इनको मार्केट करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। सीरियसली मतलब इंडिया स्लम्स में भी टैलेंट ढूंढ सकता है, सीरियसली ये इंडिया ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जो भी हो, तो मार्केटिंग एजेंसी वाज अपॉइंटेड, मतलब एक्चुअली आजकल एक प्रॉब्लम हो गया है, मैं इसलिए ये सब बात कर देता हूँ, मेरे मन में चलता रहता है। सबको लगता है ये सॉल्ट लेक में पापा का पैसा है तो 15 लाख खर्चा करेंगे, 20 लाख खर्चा करेंगे तो शायद कुछ बनेगा। मतलब ये लोगों के मन में ऐसा चलता है कि यस हम लोग अगर 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करेंगे, ग्लास बिल्डिंग में जाके पढ़ेंगे तो शायद कुछ सीखने को मिलेगा। बट मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो कॉलेज पढ़ाते नहीं है, कुछ कॉलेज हैं ऑब्वियसली पढ़ाते हैं, बट कुछ कॉलेज तो फालतू में मतलब सिर्फ मार्केटिंग करके लोगों से पैसा ही लेता है और कुछ नहीं करता। बट ये जो रियल लाइफ जो सीख है ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। ये अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो कितना भी डिग्री ले ले, मुझे लगता है मुश्किल ही है। The marketing agency was appointed to provide estimated sales revenue from the diet version and the, जो आप बोल रहे थे शंकर जी, यही वाला बात, and the loss of sale on the existing version cost of marketing सर्वे करके पता चला कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग सर्वे इक्वल्स टू 20 करोड़। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखें यहाँ पर, मार्केटिंग एजेंसी वाज अपॉइंटेड टू प्रोवाइड एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द डाइट वर्जन, मतलब मार्केटिंग एजेंसी यही बता रहा है कि कितना सेल हो जाएगा, तो डाइट वर्जन कितना सेल होगा, और अगर डाइट वर्जन सेल होगा तो एग्जिस्टिंग वर्जन कितना चला जाएगा। इस काम को करने के लिए ये मार्केटिंग सर्वे वाले 20 करोड़ लिया है, ठीक है। और नेट पॉइंट फोर्थ, ये पॉइंट था पॉइंट 3.4, नेट वर्किंग कैपिटल required for the project equals to 40 करोड़। इस काम को करने के लिए 40 करोड़ का जरूरत है। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इक्वल्स टू 40 करोड़। तो ये रहा बेसिकली ओवरऑल प्रोजेक्ट का आइडिया। अब इस प्रोजेक्ट को, ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है, कैश फ्लो का मतलब
बिजनेस में जो कैपिटल का जो फ्लो है या फिर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग एक डाइट वर्जन से देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना, एक कंपनी है इसी तरह का सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में बड़ा अच्छा बिजनेस करता है, लोग इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, बट हम लोगों के जो स्टॉक मार्केट का जो एडवाइजरी ग्रुप है उसमें इसके बारे में कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट ने एक एनालिसिस दिया था, अच्छा एनालिसिस दिया था, मेरे को भी बोला था कि दादा बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला था ये कुछ 2 हफ्ता का बात होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो करीब नहीं थोड़ा ज़्यादा 1 महीना भी हो सकता है। 879 ना, हाँ 1 हफ्ता, हार्डली 2 वीक्स होगा। 879 का एनालिसिस था उस टाइम पे, 890 समथिंग, अभी 992, इवन लास्ट आज थोड़ा सा गिरा होगा। तो ये वरुण बेवरेज आप देख सकते हैं, क्यों मैं वरुण बेवरेज के बारे में बोल रहा हूँ। ये स्टॉक is an Indian company that manufactures bottles and distribute beverages. It is the second largest bottling company of PepsiCo's beverage and the world outside the United States. Outside the United States में ये second largest है PepsiCo का, and the company was incorporated in 1995 as a subsidiary of RJ Corporation and named after the founder Ravi Jaipuria's son. Wikipedia बोलता है। तो ये है बेसिकली ये है वरुण बेवरेज, बड़ा छुपा रुस्तम बिजनेस है, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं जिनको भी इन्वेस्टमेंट का शौक हो। आप देख सकते हैं 5 साल में इसका क्या ग्रोथ हुआ, इवन अभी भी इसका ग्रोथ है। मजा ही है इसका स्टील इसका ग्रोथ है, कहाँ 200-250 के आसपास स्टॉक था, करीब 900 के आसपास अभी चल रहा है। इसके बारे में ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बताते हैं। इसका पेप्सिको का मार्केटिंग करना, बॉटलिंग करना, सब कुछ का मतलब इंडिया में यही दिखता है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हम लोग कल सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, एनालिटिकल है, मुझे लगता है कि एक ही बार में एनालिसिस होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको कल के क्लास में सॉल्व करते हैं, घर पे थोड़ा प्रोजेक्ट को आराम से देखिए। हाँ बोलिए। प्रोजेक्ट कैश फ्लो के नीचे 3 पॉइंट था ना? हाँ 3 पॉइंट था। हाँ वही मैंने लिखा नहीं। एक इनिशियल फ्लो था, मैं दिखाऊं क्या फिर से? हाँ सर। एक इनिशियल फ्लो था, एक ऑपरेटिंग फ्लो था, एक टर्मिनल फ्लो था। ठीक है शंकर जी, इसको कल के क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है कल के क्लास में इसका काफी अच्छा एनालिसिस होगा इसका फाइनेंशियल। ठीक है आज इतना ही फिर। अनुज ओके शंकर जी। हाँ सर। अनुज प्रीति समझ में आया ना? कल इसका एनालिसिस करेंगे। ओके ऋषभ बाय सर। ओके बाय टाटा। रोशनी गुड नाइट सर। प्रियतमा बाय। राखची दादा गुड नाइट। ओके टाटा। राखची सर। ओके रख।